We are continuing our previous lectures of analytical number theory और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे डायोफेंटाइन इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. आगे हम उसी से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे. देन एक नोट है हमारे पास दैट वी हैव टू प्रूव x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू z टू द पावर 4 हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. एक्चुअली इसको हमें प्रूव करना है जो आप आगे अपनी थ्योरम्स के बाद डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि ऐसी डायोफेंटाइन इक्वेशंस जिसकी डिग्री 4 होती है उनके कोई भी नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस नहीं होते. जैसे कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमें कुछ सॉल्यूशंस मिले थे, तो हमें अगर ऐसे ही इसके सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं ऐसे डायोफेंटाइन इक्वेशन के. तो जो कुछ सॉल्यूशंस हमने पता किए थे उसमें 4, 3, 5 से लेकर 20, 28 एंड 20, 21, 29 ये वो सॉल्यूशंस थे जो हमने सॉल्व किए थे अपने लास्ट लेक्चर्स में. तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि हमारी इक्वेशन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ पर x और y को अगर आप इंटरचेंज भी कर देते हो देन अगेन वो एक इसका सॉल्यूशन होगा. उसी तरीके से 4, 3, 5 है तो आप 3, 4, 5 भी कर सकते हो. देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो प्लस में है तो माइनस वाले भी उसके सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. ऐसे ही 12 5 को 5 12 भी हो सकता है, 8 15 15 8 हो सकता है. आप देख रहे हो कि जो z वाला है वो हमने एज इट इज़ रखा हुआ है क्योंकि ये जो सम है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं. देन 24 एंड 7 आपस में इंटरचेंज हो गया, 20 21 एंड 21 20 हो गया. देन इसके बाद आप देखोगे जैसे कि इस वाले में अगर मैं इंटू 2 कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने ये देखा था कि अगर आप k टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना देन अगेन वो उसका एक सॉल्यूशन होगा. तो ये होगा 4 2 8, 3 2 6 एंड 5 2 10. आगे आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, 6 8 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. देन अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 3 12, 3 3 9, 5 6 15, अगेन यू कैन इंटरचेंज. इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ आपको ये मिल जाएगा, आप इंटरचेंज कर सकते हो. 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ ये मिल जाएगा, आप इंटरचेंज कर सकते हो. 6 मल्टीप्लाई कर दूँ ये मिल जाएगा, आप इंटरचेंज कर सकते हो एंड सो ऑन. तो ये सारे जो हैं इसके सोल्यूशंस हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में और इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड सेटिस्फाई दिस डायोफेंटाइन इक्वेशन. देन फर्स्ट है एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 60 एंड सेकेंड वन इज एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 84. ये दो कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करने हैं और यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो हमारी इस डायोफेंटाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी एज्यूम दैट ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डिस्कस की थी कि हमारे एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव होते हैं, जीसीडी एक्स वाई का 1 होता है, एक्स हमारा इवन है, वाई हमारा ऑड है और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें इनकी हेल्प से मिलती है. अब जो एक्स वाई जेड की कंपोजिशन है वो ए बी की हेल्प से की गई है. देन ए बी हमारा पॉजिटिव होता है, ए हमेशा हमारा ग्रेटर होता है बी से, उनका जीसीडी आपस में 1 होता है एंड दे आर ऑफ अपोजिट पैरिटी. इफ ए इज ऑड देन बी विल बी इवन एंड इफ बी इज ऑड देन ए विल बी इवन. तो पहला जो कॉन्ग्रुएंस है उसको प्रूव करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिया हुआ है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट लिया हुआ है. तो सबसे पहले हमने एक्स वाई का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है. जेड हम उसमें बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2ab, वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो बेसिकली आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली. सिंस ए बी आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, वन ऑफ देम इज इवन अदर इज ऑड. तो आप यहाँ पर ए बी देख रहे हो, प्रोडक्ट जो हुआ है वो ए बी का हुआ है. तो अगर मेरा इवन है, मेरा बी ऑड होगा, तो हमेशा ये ऑपोजिट पैरिटी के रहेंगे. तो जो आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा. तो अगर ये इवन है, अगेन 2 इज ऑल्सो इवन, दिस होल वैल्यू इज इवन. तो एक्स वाई क्या है, हमारा इवन है बेसिकली. तो अगर मैं इसका मॉडुलो निकालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू 4 तो आई एम गेटिंग 0, रिमाइंडर 0 रहेगा, इवन है. तो यहाँ से मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गई फर्स्ट का यूज़ करते हुए कि एक्स वाई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4. नाउ योर क्वेश्चन कैन बी वाई वी आर टेकिंग 4. अगर मैं 60 को फैक्टराइज करूँ सो 2 30 आ गया, देन अगैन 2 15 एंड
आप इसको पहले 3 पे ले जाओ, 3 5 से 15 5, ठीक है। तो मुझे मॉडुलो निकालना है, मुझे यहाँ पे 60 बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, एक बार मैं फिर 3 लूँगी, फिर मैं 5 लूँगी और इन सब का प्रोडक्ट करके मैं 60 बना दूँगी। तो 4 यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। अब हमें 3 से चेक करना है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इफ़ 3 डिवाइड्स ए और डिवाइड्स बी देन फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज एक्स वाई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। 3 या तो ए को डिवाइड करे या तो बी को डिवाइड करे। ए को कर रहा है तो भी उसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, बी को कर रहा है तो भी उसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, तो ये पूरा उसका मल्टीपल बन जाएगा और ये इक्वल है हमारा एक्स वाई के। तो बेसिकली जब मैं मॉडुलो 3 निकालूंगी एक्स वाई के साथ तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0। सो एज्यूम 3 डज नॉट डिवाइड ए एंड 3 डज नॉट डिवाइड बी। अगर दोनों को ही डिवाइड नहीं करा, व्हाट इफ दोनों को ही डिवाइड ना करे, क्योंकि अगर डिवाइड कर रहा है देन हमें इक्वेशन अपना कॉन्ग्रुएंस मिल चुका है, बट अगर दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि ए के साथ ए और 3 का GCD 1 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इफ़ दे आर नॉट डिवाइडिंग। अगेन देन 3 और बी का भी GCD कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर दोनों 3 और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी फॉर्मेट की थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन राइट a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। और ये फॉर्मेट की थ्योरम हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब इस a और इस प्राइम में कुछ भी कॉमन ना हो। दैट्स वाई वी हैव रिटन 3 और a और 3 और b का जो GCD है दैट इज़ 1। तो p हमारा यहाँ पे 3 है तो पावर यहाँ पे रेज हो जाएगी 2 की। सिमिलरली इफ़ वी आर अप्लाइंग द सेम थ्योरम टू b तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, सॉरी 1 मॉडुलो 3। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। और अगेन ये भी हमारा यहाँ पे वन ऑफ द फैक्टर है, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मॉडुलो 3 करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये इसका फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। तो आपने देखा कि तीनों ही केसेस में वेदर इट इज़ डिवाइडिंग a और b और अगर नहीं भी डिवाइड कर रहा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें मिल रहा है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। तो बेसिकली एक्स वाई फैक्टर होगा ही और वो हमें 0 देगा व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट विद मॉडुलो 3। सो इन ऑल द केसेस यहाँ पर हमें एक्स वाई जो है वो कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है टू 0 मॉडुलो 3। ये हमारी अपनी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। 4 से कर लिया, 3 से कर लिया, नाउ 5 एक रहता है और इन तीनों से करने के बाद वी कैन प्रूव आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। मूविंग ऑन, लास्ट की जो 2 इक्वेशन थी वहाँ से हम 4 into 3 करके वी कैन मेक इट 12, बिकॉज पहली इक्वेशन में भी हमने ये लिखा एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4 एंड नेक्स्ट इक्वेशन में भी हमने सेम चीज़ लिखी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। तो अगर 4 और 3 दोनों में GCD दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो वी कैन राइट दी प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 और 3। जैसे कि अगर मैं इसको M1 लेट कर लूँ, दिस इज़ 4 इज़ माई M1 एंड दिस 3 इज़ माई M2। M1 M2 में कुछ भी कॉमन नहीं है या फिर वो को प्राइम है तो हम इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट टू सेम थिंग, एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। ठीक है, तो 12 तक तो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब हमने एक्स वाई का प्रोडक्ट लिया था, अब हम एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर हमारी 4 रेज हो जाएगी। जैसे हमने 3 के लिए लिखा वही सेम चीज़ हम 5 के लिए लिख रहे हैं कि 5 ए को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, या फिर तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5। बट इन केस ये इसको डिवाइड नहीं करता तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 का ए के साथ GCD इज़ 1 एंड 5 का बी के साथ GCD इज़ 1। अगेन वी कैन अप्लाई आर फॉर्मेट थ्योरम जो कि प्राइम के लिए हमारे पास है, दैट a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, सॉरी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। हियर आर p इज़ 5। ठीक है, और पावर आप प्लेस करोगे तो पावर 4 आ जाएगी। यही सेम हम b के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट इट एंड वी विल गेट एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5। सो इन ऑल द केसेस एक्स वाई जेड will give us 0 when we are applying modulo 5। ओके, तो जब तीनों पर ही हमें सेम ही रिज़ल्ट मिल रहा है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं। एंड अब हम लास्ट इक्वेशन ये 12 वाली और अभी जो हमने 5 वाला निकाला, इन दोनों की हेल्प से क्या बोल सकते हैं, 12 into 5 कर देंगे, वी विल गेट 60। एक्स वाई जेड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 60। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट में हमें ये प्रूव करना है दैट एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 84। तो आप अगेन 84 को फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर लो कि आपको कौन कौन से नंबर्स चाहिए
तो ये हो जाएगा 2 4 8 42 21 3 7 7 एंड 1। तो इसको हम 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे हमें अब फैक्टर्स आप देख लो, पहले एक्स वाई चाहिए, फिर उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। तो हमने एक्स वाई से स्टार्ट किया और ये हमने अभी अपनी लास्ट इक्वेशन में प्रूव किया था, तो वहाँ उसी की हमने हेल्प ले ली, दैट एक्स वाई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 12। तो यहाँ से हम डायरेक्टली उसी को यूज़ कर रहे हैं। इफ़ आप चाहो तो पूरा मेंशन कर सकते हो, बट क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में प्रूव किया था, अगर सिर्फ यही पार्ट आता है तो आपको फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, बट इन केस हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है तो हम वही मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे मैंने 2 और 2 को साथ में कंबाइन करके 4 लिया था लास्ट अपने कॉन्ग्रुएंस में। अब क्योंकि ये 12 है तो ये हमारा 4 और इंटू 3 हो चुका है, 4 3 12। बस अब हमें मॉडलो 7 और निकालना है। तो हमारा जो पहला पार्ट है 4 इंटू 3 वाला, दैट इज़ डन। अब हमें 7 को भी इंक्लूड करना है इसमें, और अपना जो एक फैक्टर रह गया है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो दिस विल गिव इस कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडलो 12। आपका ये क्वेश्चन होगा कि अब इसमें क्यों ये कॉन्ग्रुएंट 0 आ रहा है, क्योंकि एक्स वाई देखो, एक्स वाई हम 12 पे डिवाइड करने में हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट मीन्स उसके सारे फैक्टर्स में भी देगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हमारा फैक्टर ही है। इसी सेम तरीके से अगर मैं इसमें भी इसमें z इंक्लूड कर दूँ, x इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 12, तो वो भी करेक्ट है। तभी तो हम इसको मर्ज करके यहाँ पर लिख पा रहे हैं ना कि इसमें एक्स वाई जेड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 5, एंड सेम थिंग यहाँ से भी दैट एक्स वाई जेड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 12। ठीक है, सिर्फ इसके बेसिस पे हम z को भी इंक्लूड कर पा रहे हैं, और तभी हमने इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों का यूज़ करके 60 को लिखा है। तो यहाँ पे भी वही सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू, ये हो जाएगी y की वैल्यू, एंड दिस इज़ अगेन x और y की इंडिविजुअली हम जब वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, देन इसको सॉल्व करो, एंड सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपको जो फैक्टर मिलेगा दैट विल बी माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको 4 वाला फैक्टर मिलेगा, दैट्स वाई ये 4 + 2 6 हो रखा है यहाँ पे, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। देन यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव यहाँ पर चला जाएगा, एंड नो नेगेटिव बाद में लिया है एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें मॉडलो 7 निकालना था ना, 7 रह गया था, इसलिए हमने मॉडलो 7 ले लिया। और जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो आप जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो हम 1 पे लेकर जाएंगे, तो हमें यहाँ से रिमाइंडर -1 मिल जाएगा, इसीलिए 6 को इसमें कन्वर्ट कर लिया है -1 से। ठीक है, अब ये तीनों आपके नेगेटिव हो गए, इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव को कॉमन ले लिया और इन सबको पॉजिटिव कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन यूज़ दी आइडेंटिटी, जिसे हमें पता है कि a क्यू माइनस बी क्यू हमारा इक्वल होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर a की जगह पे हम x स्क्वायर पुट कर दें तो ये x टू द पावर 6 हो जाएगा, और b की जगह अगर हम y स्क्वायर कर दें तो ये b टू द पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर भी a है वहाँ पे x स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर हो जाएगा। तो a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर माइनस b टू द पावर 6 की हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी मॉड्यूलो 7 पे। ठीक है, नाउ अगर मैं ये कहती हूँ कि 7a को डिवाइड करता है या फिर 7b को डिवाइड करता है, जैसे हमने लास्ट में किया था, तो हम कह सकते हैं कि दिस विल गिव अस कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 7, बट इन केस इट डज़ नॉट डिवाइड a और b, देन GCD 7 का a के साथ और 7 का b के साथ 1 होगा, एंड वी कैन यूज़ आवर फॉर्मेट थ्योरम अगैन, और उसके अकॉर्डिंगली p की वैल्यू 7 है तो पावर 6 रेज हो जाएगी, और यही सेम चीज़ हम 6 के b के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बोथ दी कॉन्ग्रुएंसेस वी विल गेट a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो अगर a को डिवाइड करे तो उसके फैक्टर को डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करता है तो भी उसके फैक्टर को डिवाइड करेगा, और दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा तो a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6 को डिवाइड करेगा, एंड इट विल गिव अस कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 7। तो तीनों ही केसेस में हमें मिल गया दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 7, एंड तीनों कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे 4 इंटू 3 इंटू 7 वी विल गेट 84, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो 12 तक हमने हेल्प ले ली थी
पहले वाले अपने रिजल्ट से और 7 हमने इसमें अपना इंक्लूड कर दिया और यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया. Our next theorem is prove that if x to the power x square plus y square plus z square, then 1 of xy is a multiple of 3 and 1 of xyz is a multiple of 5. जैसे अभी हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में प्रोसीड किया दैट अगर एक्स वाई मल्टीपल है 3 का, तो सिंपली अगर मैं एक्स वाई का प्रोडक्ट लिखती हूँ तो वो मुझे 0 देगा इफ़ वी आर फाइंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ मॉडुलो 3. ठीक है, तो अगर वो x भी मल्टीपल है देन उसका फैक्टर भी मल्टीपल हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा. और y की बात करूँ, अगर y मल्टीपल है तो एक्स वाई मतलब दोनों ही केस में जब मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो दोनों में से कोई भी मल्टीपल हो जाए आई विल गेट द रिमाइंडर 0. सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड की बात हो रही है तो मैं तीनों में से अगर कोई भी एक मल्टीपल हो जाता है तो भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा. और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस अभी हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया है, तो सेम आप वहाँ तक प्रोसीड कर सकते हो. जैसे कि मॉडुलो 3 तक बोला गया है तो सिंपली आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हो. मॉडुलो 5 तक बोला गया है तो हमने मॉडुलो 5 का यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये आप ये सॉल्व कर सकते हो. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन की तरह आपको प्रोसीड करना है. उसके बाद है फर्मिट लास्ट थ्योरम. फर्मिट्स की लास्ट थ्योरम में द इक्वेशन x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल्स टू z टू द पावर n, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मेंशन किया था. ये जो प्रूफ की हम बात कर रहे थे कि इट विल नॉट हैव नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पावर जो n की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू मैं 3 भी रखती हूँ, 3 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस केस में मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलता. तो जो फॉर्मेट की लास्ट थ्योरम है वो इसी सेम चीज़ को कह रही है. द इक्वेशन x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज इक्वल्स टू z टू द पावर n वेयर n is equals to 3 and greater than that has no integral solution except the trivial solution in which one of the variable is 0. ठीक है, अगर एक भी वेरिएबल आपको 0 मिलता है बस वही आपके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, अदर देन दैट आपको कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. जैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम बात करते हैं अगर 0 0 0 तो ये इसका सॉल्यूशन है विच इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन. हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि वो हमें नहीं मिलेगा. देन अगैन इफ़ अगर हम 0 1 0 की बात करें तो नहीं 0 1 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 आनी है, तो यहाँ पे भी हम 1 ही ले लेते हैं. अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगैन ये सॉल्यूशन है और एंड दिस कम्स इन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, इसलिए से मेंशन भी किया है कि इन विच वन ऑफ द वेरिएबल इज 0. अगर एक भी वेरिएबल 0 हो जा रहा है, इस टाइप के जो सोल्यूशंस हैं वो मेरे ट्रिवियल सोल्यूशंस में आते हैं. ये सोल्यूशंस तो मेरे एग्जिस्ट करेंगे बट मेरे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अगर ये सॉल्यूशन ले लूँ तो ये भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस केस में हम ये नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है कि x हमारा इवन है और y हमारा ऑड है. ऑल्दो हाँ ये दोनों इन दोनों के बीच में GCD 1 है, दैट इज़ ओके, बट x को मैं इवन वैल्यूज़ रख रही हूँ, y में मैं ऑड वैल्यूज़ रख रही हूँ, तो मैं इस सोल्यूशन की बात नहीं कर रही. बट आई कैन टेक 0 0 1 1. तो जब भी इस टाइप के डायफरेंटाइन इक्वेशंस होती हैं तो उन केसेस में मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा. नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस हैज़ नो सोल्यूशन फॉर विच एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 0 0. ये इसके इक्वल नहीं है. इनफैक्ट वी शैल प्रूव लिटिल मोर. थ्योरम इज द इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे x टू द पावर 4, यहाँ पे पावर 4 है और u की पावर 2 है. इफ़ पॉसिबल सपोज दैट इस एग्ज़ाम्पल में मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हुई हैं वो हमारे लास्ट एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड ही हैं. एंड आई विल नॉट से लास्ट एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड, बट जो मैं हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं. हमारा GCD, अपोजिट पैरिटी, XYZ की कंपोजिशन, तो वो सब कुछ मेंशन हम यहाँ पे करेंगे कि इफ़ पॉसिबल सपोज दैट गिवन इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x y u. तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और हम बाद में इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम दैट हमारा एक्स वाई यू पॉजिटिव है. देन हमने एक सेट कंसिडर किया और इस सेट में यू की वो वैल्यूज़ आएंगे. अगेन यू इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. यू की वो वैल्यू आएंगे जो उसका सोल्यूशन होगी, बेसिकली आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई जो कर रहा होगा. और एक्स वाई हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है बिकॉज यहाँ पे हमने कंसिडर भी किया है कि एक्स वाई यू जो है वो सारे हमारे पॉजिटिव हैं.
एजप्शन ये है कि एस फाई के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एस हमारा एम्प्टी हो जाता है देन उसके पास तो कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई, हमें कुछ प्रूव करने की फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वो एम्प्टी नहीं है। सो बाय लॉ ऑफ वेल ऑर्डरिंग एस हैज़ लीस्ट एलिमेंट, तो अगर वो नॉन एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो जो लॉ है वेल ऑर्डरिंग का वही कहता है, क्योंकि अगर उसमें एलिमेंट है तो उसमें एक सबसे छोटा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, सबसे लीस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, और उस लीस्ट एलिमेंट को नाम हमने दे दिया यू नॉट। और अगर यू नॉट उसका सोल्यूशन है, अगर मैं इस सेट में एक एलिमेंट आ गया यू नॉट, तो उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे पास एक्स वाई भी तो एग्जिस्ट करेंगे, तो उनको हमने दे दिया नाम एक्स नॉट वाई नॉट, जो कि हमारे एन से बिलोंग करेंगे। और क्योंकि ये इसके सोल्यूशन है तो हमारे इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट हमारा सोल्यूशन बन गया और यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें, अगर मैं ये क्लेम कर दूँ, देखो ये मुझे सोल्यूशन मिल गया, बट अगर मैं ये क्लेम करना चाहती हूँ कि एक्स नॉट वाई नॉट का जीसीडी 1 हो, क्यों? क्योंकि कोई भी अगर सोल्यूशन है ना इक्वेशन का, तो उसकी जीसीडी एक्स वाई की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अभी हमने अपने लास्ट थ्योरम एग्जाम्पल्स में इस चीज़ को हमने कंसिडर किया हुआ है। तो मुझे ये प्रूव करना है एक्स नॉट और वाई नॉट के जीसीडी है वो 1 के इक्वल है। तो जब भी हम जीसीडी हमें 1 प्रूफ करना होता है, तो हमने अपनी थ्योरम्स में क्या किया कि हम उनके जीसीडी को मानते हैं, दैट इज़ कि वो डी के इक्वल है, एंड लेटर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि वो डी इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर मैंने इन दोनों के बीच का जीसीडी डी माना है तो डी कॉमन है, तो डी हमारा एक्स नॉट को भी डिवाइड करेगा, वाई नॉट को भी डिवाइड करेगा, देन डी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, एंड डी टू द पावर 4 विल डिवाइड एक्स नॉट टू द पावर 4। तो और यहाँ से भी सेम मैं कह सकती हूँ कि द डी टू द पावर 4 विल डिवाइड एक्स टू द पावर 4। और इन दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को जब हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसके अर्थमेटिक सम को भी वो डिवाइड करता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है यू नॉट स्क्वायर। तो डी टू द पावर 4 इज डिवाइडिंग यू नॉट स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर विल डिवाइड यू नॉट। ठीक है, तो यही सेम हम जो प्रूफ देख रहे हैं वो हम z टू द पावर 4 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव देखो अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि डी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, हमारा यू नॉट को डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं एक्स नॉट बाई डी ले लूँ, वाई नॉट बाई डी ले लूँ और यू नॉट बाई डी स्क्वायर ले लूँ, तो ये सारे मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तो लेट किया कि एक्स नॉट वाई नॉट का जीसीडी जो है डी है, मतलब कॉमन है, ये डी दोनों में कॉमन है। तो एक्स नॉट बाई डी कर दूँ, वाई नॉट बाई डी कर दूँ, तो वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और अभी हमने ये प्रूफ किया दैट डी स्क्वायर इज डिवाइडिंग क्यू नॉट, तो यहाँ पे सॉरी यू नॉट अगर मैं डिवाइड बाई डी स्क्वायर कर दूँगी, कि कॉमन है ना, डी स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है यू नॉट को, तो मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर ही तो देगा वो। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। और अगर हमारे पॉजिटिव इंटीजर और इस तरीके से होंगे कि ये इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेंगे, आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट मैं एक्स नॉट एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स वाई यू की जगह पे अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो यू नॉट बिलोंग्स टू एस, एंड as u naught is the least element of set S, we have u naught by t square belongs to S। ये एलिमेंट कहाँ से हमारा बिलोंग कर गया, ये हमारा सेट एस से बिलोंग कर गया, क्योंकि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए मुझे मेरा एक्स नॉट वाई नॉट भी मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूं, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। अभी जो एक्स नॉट बाई डी ये हमने एक एलिमेंट निकाला है, ठीक है, और मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा सेट एस से बिलोंग करेगा क्योंकि हमारी कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए मुझे एक्स वाई की भी ऐसी वैल्यू मिल रही है। तो यू नॉट भी मेरा एलिमेंट एस का था, यू नॉट बाई डी स्क्वायर भी मेरा एलिमेंट एस का ही है। और हम ये जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि यू नॉट सबसे लीस्ट एलिमेंट है। यहाँ पर हमने ये जो यू नॉट लिया है, यहाँ पे कहा है ना हमने ऐसे लीस्ट एलिमेंट यू नॉट, तो यू नॉट अगर मेरा लीस्ट एलिमेंट है तो यू नॉट बाई डी स्क्वायर तो उससे ग्रेटर होना चाहिए, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और मैं यहाँ से अगर यू नॉट की वैल्यू निकालूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दो, यू नॉट बाय डी स्क्वायर को इधर भेज दिया और यू नॉट बाई यू नॉट हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है कि डी जो है वो 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है
तो स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 तभी हो सकती है जब डी की वैल्यू हम 1 रखें। तो यहाँ से हमें GCD क्या मिल गया कि x0 y0 का GCD 1 है। दस x0 y0 कैन नॉट बी बोथ इवन, दोनों साथ में इवन नहीं हो सकते। फर्दर x0 y0 कैन नॉट बी बोथ ऑड ऑल्सो सिंस इन दैट केस, ये हम पहले देख चुके हैं कि साथ में इवन ऑड नहीं हो सकते। तो इन दैट केस u0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x0 टू द पावर 4 प्लस y0 टू द पावर 4। अब क्योंकि मैं सारा वापस से डिटेल में नहीं बता रही, बट इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या कहा था कि अगर मैं x0 टू द पावर 4 का मॉडलो 8 निकालती हूँ आई विल गेट रिमाइंडर 1, y0 टू द पावर 4 का मॉडलो 8 निकालूंगी अगेन आई विल गेट द रिमाइंडर 1 और दोनों का हम सम कर देंगे। ये हमने बिल्कुल अपने स्टार्टिंग की थ्योरम में किया था दैट साथ में ये ऑड नहीं हो सकते। तो अगर हम मॉडलो 8 निकाल रहे हैं दोनों का, आई एम गेटिंग रिमाइंडर 1 और इसका सम कर देंगे हम, और ये हमारा z स्क्वायर के इक्वल था। तो सिमिलरली वहाँ पर इसकी जो पावर 4 है ये इक्वल है u0 स्क्वायर के, ठीक है, और 1 + 1 2 आ गया मॉडलो 8 करने से। आई होप नाउ दिस स्टेप इज़ क्लियर। तो ये जो हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, u0 स्क्वायर के, यही हमारी इक्वेशन थी। और जब हम इसको इक्वेट करते हैं 2 से तो वी विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ u0 दैट इज मतलब हु स्क्वायर इज़ 2, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो x y आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, और ये सारी सेम चीज़ें हम अपने थ्योरम में मेंशन हमने की है कि अगर ये इसके इक्वल है GCD x0 y0 का 1 के इक्वल होगा, एंड x0 स्क्वायर y0 स्क्वायर और u0 की वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे थे कि हम x की वैल्यू हमने बताई थी कि 2ab के इक्वल होगी, मतलब x हमारा इवन है तो y को हम ऑड ले रहे थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारी z की वैल्यू होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब हमने अपने थ्योरम एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है x0 स्क्वायर y0 स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी कि हमारे पास a b ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमारे x0 स्क्वायर y0 स्क्वायर और u0 की वैल्यू ये है। अब इनकी कंपोजिशन किससे हुई है, a b से, तो GCD उनका 1 के इक्वल होगा। दे विल बी ऑफ अपोजिट पैरिटी, मतलब साथ में इवन नहीं हो सकते, साथ में ऑड नहीं हो सकते। इफ़ a इज़ इवन देन b मस्ट बी ऑड। तो अगर b ऑड है आप उसका स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट ऑड। a अगर इवन है, इसका स्क्वायर किया इवन मिल जाएगा, इवन माइनस ऑड विल बी ऑड। मॉडलो 4 के साथ निकालेंगे तो उसका हमें रिमाइंडर मिलेगा -1, ठीक है। रिमाइंडर मतलब बेसिकली हमें 0 नहीं मिलेगा और 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ y0 जिसका स्क्वायर हो 1, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। देन अब हमने अपोजिट बोल दिया। हमने अपोजिट क्या बोला है, a मस्ट बी ऑड एंड b बी इवन। तो b अगर इवन है तो हम b को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लाइक 2 × c लिख लिया। और x0 स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमने अभी मेंशन करी, 2ab है, तो b की वैल्यू को आप पुट कर दो, ये हो जाएगा 4ac, और यहाँ से x0/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज ac। नाउ GCD ऑफ ab इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू 2c है, एंड GCD ऑफ ac इज इक्वल्स टू 1। नाउ AC आर को प्राइम सच दैट AC इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो अगर ये को प्राइम है और इसका प्रोडक्ट जो है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि A × C, इसका ये किसके इक्वल आ रहा है, ये किसी एक नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। A C हमारे को प्राइम नंबर्स हैं और इनका जो जिसके इक्वल है वो किसके एक स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट टाइम यही सिचुएशन हमारे पास आई थी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि AC हमारी को प्राइम नंबर है सच दैट AC इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो किसी स्क्वायर के इक्वल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो बोथ A एंड C मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर्स, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है ना। इसीलिए हमने A को F स्क्वायर के इक्वल इक्वेट कर दिया, C को हमने G स्क्वायर के इक्वल इक्वेट कर दिया। सो y0 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। a स्क्वायर b की वैल्यू है हमारी, b की वैल्यू हमारी आई थी 2c, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है। एंड a की वैल्यू अभी हमने बताया f स्क्वायर हमने लेट किया है। a किसी मुझे स्क्वायर में दिख रहा है तो उसको हमने f स्क्वायर मान लिया। c भी मुझे किसी स्क्वायर वैल्यू में दिख रहा है इसलिए हमने उसको g स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी अगैन। तो y0 स्क्वायर प्लस इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं
पॉजिटिव का 4g² इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्सो GCD ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है एफ स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2g², तो इन दोनों का GCD भी 1 के इक्वल आ जाएगा। a और b की हमने बेसिकली वैल्यू इक्वेट कर दी, ठीक है। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 2c और c की वैल्यू हमने फिर से g² पुट कर दी, इसलिए 2g² आ गया। अभी हमने डिस्कस किया कि y0 क्या है, y0 एक ऑड वैल्यू है क्योंकि y0 स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है a² माइनस b² और ये हमारा ऑड होता है। सो एफ स्क्वायर और 2g² में यहाँ पे GCD 1 था, 2g² क्या है एक इवन वैल्यू है, इवन एंड ये ऑड वैल्यू दोनों में GCD 1 है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफ स्क्वायर आई एम टेकिंग y0 विच इज़ ऑड वैल्यू और ऑड और 2g² इवन है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, दैट इज़ 1। सो फर्दर ए बी क्या है अपोजिट पैरिटी के हैं और इक्वेशन नंबर 4 को अब हम कैसे लिख सकते हैं, y0² और 4g⁴ को हमने लिख लिया इस तरीके से, दिस इज इक्वल्स टू f² ओके। अब यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट एक्स वाई हैं इनका GCD 1 के इक्वल होगा, y0 विल बी ऑड, 2g² इज इवन एंड हमारे पास r और s ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि हम इनकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से साइन कर सकते हैं, जैसे कि हम x y z की वैल्यू को साइन करते हैं, तो x हमारे पास 2ab होता है और y हमारा a² माइनस b² होता है, z हमारा a² प्लस b² होता है। उसी तरीके से हमारे पास r और s हम कह रहे हैं ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि हम a और p के लिए बोलते हैं दैट दे विल बी अपोजिट पैरिटी, a विल बी लेस देन b। वही सेम हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग a एंड b वी हैव लेट दैट देयर एग्जिस्ट r एंड s एंड वही सारी प्रॉपर्टीज इसकी भी होगी, दे विल बी ऑफ अपोजिट पैरिटी और वही सेम कंडीशन। नाउ 2g² विल बी 2rs और यहाँ से हम g² की वैल्यू निकाल लेंगे rs, r और s में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दैट इज़ 1। और इसको सॉल्व करा है बेसिकली हमने, क्योंकि इंस्टेड ऑफ राइटिंग नाउ x हमारी वैल्यूज जो है चेंज हो चुकी हैं, तो हमने इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकाल लिया। नाउ जैसे हमने कहा था कि r और s मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि वो अगर मैं यहाँ पर जैसे हमने कैंसिल आउट किया तो RS का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिख रहा है हमें, g² के इक्वल, तो g² क्या है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, RS का प्रोडक्ट g² के अगर इक्वल है तो r और s को भी परफेक्ट स्क्वायर होना होगा, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने लास्ट में मेंशन किया। तो r और s हमने लेट कर लिया कि ये v और w² के v² के इक्वल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और v एंड w आर पॉजिटिव। सो इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या लिख सकते हैं दैट f² ये हमारा f² किसके इक्वल है, r² प्लस s² के इक्वल है। तो अब मेरे पास r की वैल्यू v² है तो ये v⁴ हो जाएगा, s की वैल्यू w² है ये w⁴ हो जाएगा। और अब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हमारी जो डायोफेंटाइन इक्वेशन थी दैट x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल्स टू u⁴, उसी सिमिलर कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही है, f हमारा उसी सेट s से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्योंकि f हमारा उस सेट से बिलोंग कर रहा है s से, और s का हमने सबसे छोटा एलिमेंट सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा माना था, u0, ठीक है। तो u0 अगर लीस्ट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली f तो उससे ग्रेटर होगा, एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गई। बट मीनवाइल अगर हम ये बोलें कि f किससे ग्रेटर, f किससे लेस होगा, f² से लेस होगा। f² की वैल्यू क्या है, a है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला दैट a is equals to f², तो instead of writing f² I can write a and a will always be less than is equals to a²। और a² में अगर आप कुछ ऐड कर देते हो तो ये वाली वैल्यू लेस हो जाएगी और a² प्लस b² हमारा किसके इक्वल है, u0 के। तो आप यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है उससे हमें ये मिल रहा है कि f की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू u0 होगी। तो हमने तो कहा था कि u0 जो है वो हमारा लीस्ट एलिमेंट है, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इससे लीस्ट एलिमेंट हमें f मिल रहा है। तो यहाँ पर आ गई कॉन्ट्रडिक्शन कि जो हम लेट करके चले थे वो पॉसिबल नहीं है, और हमने लेट क्या किया था कि हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन आने पर हम क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो द अबव थ्योरम कैन ऑल्सो बी रीस्टेटेड एज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस आर ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस होंगे तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशंस ही होंगे। अब जैसे कि एक सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया कि x की वैल्यू हमने 0 रख दी, y की वैल्यू हम अगर y रख रहे हैं तो ये प्लस माइनस y² मिल जाएगा, एंड x की वैल्यू हमने एज इट इज रखी, y की वैल्यू हमने 0 कर दी, तो हमें दूसरा सोल्यूशन ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस ऐसे ही ट्रिवियल सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करेगा। इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे के टॉपिक्स इसी प्लेलिस्ट से और इसी एनालिटिकल नंबर थ्योरी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।